बच्चों, लॉ का इम्पोर्टेंस एमसीक्यू मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं और आप इसे ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा। और ये चैप्टर वाइज मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले कह रहा है, इन द आइज ऑफ लॉ पार्टनरशिप का जो स्टेटस है वो पार्टनर के साथ क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच में कोई डिफरेंट नहीं होता, दोनों सेम होता है। तो याद रखना, पार्टनर और पार्टनरशिप के बीच कोई डिफरेंट नहीं होता है। पार्टनरशिप में पार्टनर एक्ट, पार्टनरशिप में पार्टनर का काम क्या होता है? पार्टनर का काम होता है बेटा एजेंट का और प्रिंसिपल का। तो यहाँ एजेंट और प्रिंसिपल नहीं दिया है, तो उसके जगह पे हम लोग लेंगे रिप्रेजेंटेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज ए फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप फर्म का फीचर बताइए क्या है। तो पहली बात है, उसकी जो लाइबिलिटीज है वो अनलिमिटेड होती है, रिलेशन एग्रीमेंट के जरिए होता है, तो ऑल ऑफ दिस ये सभी फीचर है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नॉट अप्लीकेबल इन विच स्टेट? तो इंडिया में पार्टनरशिप सभी जगह अप्लीकेबल है, केरला में भी है, नागालैंड में भी, राजस्थान में भी है। तो यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए नन ऑफ दिस। पार्टनरशिप बिजनेस इज क्रिएटेड बाई, पार्टनरशिप बिजनेस का जन्म होता है एग्रीमेंट से। ए पर्सन हु लेड हिज नेम टू द पार्टनरशिप बिजनेस, जो आदमी अपना नाम पार्टनरशिप बिजनेस को देता है उसे कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। अब इधर आ जाइए। When the time period is not mentioned, very important, अगर आपका एग्रीमेंट बना है जिसमें टाइम नहीं दिया गया है तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप का डिफिनेशन सेक्शन 4 में दिया गया है। मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर बताइए बिजनेस में, तो याद रखिएगा बिजनेस में 20 होता है और नॉन बैंकिंग में 10 होता है, तो यहाँ डी नंबर आंसर होगा। पार्टनरशिप एक्ट कब लागू हुआ था? 1932 में। बाबू लोग, अंडर मेंशन पर्सन कैन बी ए पार्टनर, कौन पार्टनर कौन आदमी पार्टनर बन सकता है? अनसाउंड माइंड नहीं बन सकता, माइनर नहीं बन सकता है, एलाइन भी नहीं बन सकता है। तो कौन बन सकता है? एक महिला बन सकती है, क्योंकि पार्टनरशिप में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग ओमेन को टिक मारेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर बैंकिंग में कितना होगा? आपको याद है 10, और नॉन बैंकिंग में 20 होगा। मैक्सिमम नंबर पार्टनर ऑफ जनरल पार्टनरशिप बिजनेस तो आपको मालूम है 20 होगा। रिटर्न एग्रीमेंट इज, पार्टनरशिप में रिटर्न एग्रीमेंट क्या है, जरूरी है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन साल में बना? तो आपको याद होगा 1932 में। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। अब हम लोग के सामने जो नेक्स्ट बच्चों हुआ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। बच्चों, इन केस ऑफ विच इंश्योरेंस लॉस कैन नॉट बी मेजर्ड, इंश्योरेंस का लॉस हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं किसमें? तो लॉस कैन नॉट बी मेजर इन केस ऑफ विच इंश्योरेंस लॉस कैन नॉट बी मेजर। तो बेटा हर लॉस में तो, सॉरी, हर इंश्योरेंस में तो लॉस का ही पता चलता है, इसीलिए इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दिस। हम इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? लॉस से बचने के लिए, तो ये भी, इसका भी मेजरमेंट होगा, सभी का मेजरमेंट होगा। तो नॉन ऑफ दिस। लीगल ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफर करते हैं ऑनरशिप तो उसे कहते हैं इंडोर्समेंट। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंस है।
अब आइए देखते हैं क्या है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ए एविडेंस ऑफ। अच्छा ये बताओगे कि जब हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो ये हमें एक तीन चीज की जानकारी देता है बेटा, बिल, चेक और प्रोमोशनरी नोट। तो ये जो बताता है, ये जो एविडेंस है किसका है, ये आखिर हम लोग बिल, चेक, प्रोमोशनरी नोट किसके लिए यूज करते हैं, कर्जा के लिए। तो डेप्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है डेप्ट के लिए। इनिश वेयर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पास, देखो दो बार आ चुका है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना कब, 1881 में। इनमें से कौन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, प्रोमोशनरी नोट भी है, चेक भी है, बिल भी है। कैश प्रोमोशनरी नोट, कैश जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। विच नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस, सभी की जरूरत पड़ती है एक्सेप्टेंस, ऑल ऑफ दिस, बिना एक्सेप्टेंस का कोई भी चीज नहीं बन सकता। अगर प्रोमोशनरी नोट है तो उसमें भी एक्सेप्टेंस चाहिए, चेक है तो उसमें भी एक्सेप्टेंस चाहिए, बिल ऑफ एक्सचेंज है तो उसमें भी चाहिए। द मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड ड्रॉवर, ड्रॉवर को कहते हैं मेकर। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट अ पार्टी टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉवर भी होगा, ड्रॉई भी होगा, इंडोर्सी भी होगा, विटनेस पार्टी नहीं है। Where the negotiable instrument is endorsed without writing anything rather only by signing, it is called blank। ब्लैंक इंडोर्समेंट वो होता है बेटा जिसमें हम सिर्फ कुछ लिखते नहीं है, सिर्फ साइन करते हैं, याद रखोगे। सिर्फ साइन किया जाता है, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं रहता, बाकी सब खाली रहता है, तो उसे कहते हैं ब्लैंक इंडोर्समेंट। पोस्ट डेट चेक क्या है, वैलिड है। अंडर विच सेक्शन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिफाइन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का भी डिफिनेशन सेक्शन 4 में ही दिया गया है। प्रोमोशनरी नोट में स्टैम्प जरूरी है, यस जरूरी है, सभी में स्टैम्प जरूरी है बच्चों, चाहे वो बिल हो चाहे वो प्रोमोशनरी नोट हो। नंबर ऑफ पार्टी बिल ऑफ एक्सचेंज 3 है, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। हु कैन क्रॉस द चेक, चेक के ऊपर कौन क्रॉस करेगा, राइटर करेगा जो चेक लिखेगा, हम लोग थोड़े कर पाएंगे बच्चों। ऑडिट, फॉर ऑडिट द कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, अभी ऑडिट में हम नहीं जा रहे हैं। वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक फ्रॉम द डेट ऑफ मेंशन देयर इज, चेक का वैलिडिटी कितनी होती है, चेक 3 महीना के लिए बनाया जाता है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी द राइट ऑफ होल्डर इन ड्यू केस, ऑल ऑफ दिस ज्यादा सुटेबल होगा। द पर्सन हु पोसेस द बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज का राइट जिसके पास होगा उसको होल्डर इन ड्यू केस बोलेंगे, उसी को बोलेंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग चेक इज नॉट वैलिड, इसमें से बताओ कौन चेक वैलिड नहीं है। ओपन चेक, क्रॉस चेक, मिरर चेक या स्टाइल चेक। बेटा इसमें से कौन वैलिड चेक नहीं है, ओपन भी है, क्रॉस भी है, मिरर भी है, स्टाइल चेक वैलिड ये होगा, ये गलत है, ये चेक वैलिड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग द इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी, बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिविडी कौन इंश्योरेंस होता है, मैरिन, फायर, प्रॉपर्टी सभी होता है, लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर। लाइफ इंश्योरेंस होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस। सरेंडर वैल्यू किसमें अप्लीकेबल होगा, सरेंडर वैल्यू अप्लीकेबल होगा मैरिन इंश्योरेंस। सरेंडर वैल्यू अप्लीकेबल इन केस ऑफ विच इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस या फायर इंश्योरेंस। सरेंडर वैल्यू हमेशा लाइफ इंश्योरेंस में होगा, देखो ये गलत दिया हुआ, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में आपको पैसा मिल जाएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का प्रिंसिपल बताओ क्या है।
द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ डुअल एस्पेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ नेगोशिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन है। Which of the following is the type of check cannot be directly in cash at the bank counter? बैंक काउंटर में कौन चेक का पेमेंट जल्दी नहीं होता है, तो उसको याद रखना क्रॉस चेक। क्रॉस चेक का पेमेंट नहीं होता, बाकी सभी चेक का पेमेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज? इनमें बिल ऑफ एक्सचेंज कौन नहीं है? तो इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज इनलैंड भी है, फॉरेन भी है, अकोमोडेशन भी है, क्रॉस बिल नहीं होती है, तो क्रॉस वाली बिल ऑफ एक्सचेंज का हिस्सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तीन ही चीज होता है, बिल, चेक, प्रोमोशनरी नोट, तो कैश। क्रॉसिंग ऑफ चेक मे बी ऑफ, क्रॉसिंग ऑफ चेक दो तरह के होते हैं बच्चों, याद रखना, क्रॉसिंग चेक दो टो है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टी बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी होगी? तीन होगी, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है किसका? तो कर्जा का, डेप का। बाकी ईयर का आया नहीं है तो उसको छोड़ दो, अब आगे चलो। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस द इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड टू होम? इंश्योरेंस प्रीमियम किसको दिया जाता है? इन कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड टू होम? इंश्योरर, इंश्योरर को दिया जाता है बच्चों। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में प्रीमियम इज पेड बाय, प्रीमियम कौन पेड करता है बच्चों? इसमें इसमें पेड करता है, इन कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस ऑफ प्रीमियम इज पेड बाय इंश्योर्ड। याद रखोगे, जो इंश्योरेंस कराता है वो पेड करता है। मैरिज इंश्योरेंस दोनों इंपॉर्टेंस है, ये वाला भी और ये वाला भी। इंश्योरेंस प्रीमियम तुम किसको दोगे? इंश्योरर को, और जो पेड करेगा उसको इंश्योर्ड बोलोगे, याद रखो। मैरिज इंश्योरेंस पॉलिसी में बियर द रिस्क फॉर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम एंड फॉर अ डिफरेंट रूट ऑफ सिमुलेटेनियसली इज कॉल्ड कॉम्पोजाइट पॉलिसी। इसको बोलते हैं कॉम्पोजाइट पॉलिसी क्योंकि इसमें दो बातें आ रही है। पहला बोलना है बियर द रिस्क, रिस्क को सहो, और उसके बाद रूट, जो रास्ते से माल जा रहा अगर वहां लॉस हो तो यहाँ इसको बोलेंगे कॉम्पोजाइट पॉलिसी। एवरी इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होगा? इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा मैंडेटरी, क्योंकि इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब अगर हम इंश्योरेंस कराते हैं तो किसी चीज के फायदा के लिए, अगर फायदा नहीं मिलेगा तो कोई कराएगा, इसीलिए मैंडेटरी। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस द पर्सन गेटिंग सम एश्योर्ड इन द इवेंट ऑफ डेथ, ये लाइफ इंश्योरेंस होगा। इसमें आपको मालूम है पैसा किसको मिलेगा? अगर मर जाए तो नॉमिनीज को, ये तो आपको मालूम है। इंश्योरेंस एक्ट बना कब? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंश्योरेंस का कानून बना पार्टनरशिप में 6 साल के बाद 1938 को, याद रखोगे। 1932 को पार्टनरशिप बना, इसमें 6 जोड़ दोगे तो 1938 को बना इंश्योरेंस एक्ट। इंश्योरेंस का मतलब क्या है? इंश्योरेंस का मतलब है एटमॉस गुड फेथ, याद रखना। एटमॉस गुड फेथ का मतलब है दोनों, इंश्योरेंस कराने वाला और इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वाला, दोनों को आपस में विश्वास रखना चाहिए। और बच्चों इसमें कोई खास नहीं है, ईयर का जो है उसी में फोकस करते हैं हम लोग। अब आगे चलते हैं ऑडिट की तरफ। अब ऑडिट में आते हैं बच्चों। ऑडिट वर्किंग पेपर आर द प्रॉपर्टी ऑफ वर्क। ऑडिट वर्किंग पेपर किसका प्रॉपर्टी होगा? ऑडिटर का होगा। तो ये ऑडिटर है ही नहीं, नॉन ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज द इंक्लूड इन द प्री ऑडिट प्रोसीड्यूर? ऑडिट का काम शुरू करने से पहले उसमें क्या शामिल होना चाहिए? तो यहाँ ऑल ऑफ दिस, तीनों होना चाहिए। इनमें से कौन सा एरर है जिसको डिफिकल्ट होता है पता लगाने में? बेटा वो है कंपनसेटिंग एरर, याद रखना। ऑडिटर को सबसे ज्यादा तकलीफ होता है रूटीन चेकिंग में,
इस एरर को पता लगाने में। ऑडिट प्रोसीड्यूर इज आल्सो नोन एज सेलेक्टिव वेरिफिकेशन, यानी कि यहाँ पर किस ऑडिट में हम बहुत ही चुनिंदा ट्रांजैक्शन का वेरिफिकेशन करते हैं, तो रूटिंग चेकिंग। टेस्ट चेकिंग इज नॉट सुटेबल फॉर, टेस्ट चेकिंग कब सुटेबल नहीं होगा? ऐसे टेस्ट चेकिंग होता कब है? जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, लार्ज वाला, लार्ज जो होता है, तो सीजनल इंडस्ट्री में आपका टेस्ट चेकिंग पॉसिबल नहीं है। बच्चों टेस्ट चेकिंग में याद रखना, टेस्ट चेकिंग तभी होगा जहां पर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होगा, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होगा। ऑडिट वर्किंग पेपर प्रिजर्व इन, ऑडिट वर्किंग पेपर ऑडिटर कहाँ रखेगा? ऑडिट फाइल में रखेगा। इसके बाद है, अब खाली ईयर का सॉल्व करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे क्योंकि ईयर का ही इंपॉर्टेंस है। इसके बाद कह रहा बच्चों कि फाउंडेशन ऑफ ऑडिट, ऑडिट का फाउंडेशन कौन है? आपको याद होगा बाउचिंग। बाउचिंग ऑडिटर, ऑडिट के लिए फाउंडेशन भी है, उसका हड्डी भी है जिसको बोलते हैं हमको रीढ़ की हड्डी। बाउचिंग के बिना ऑडिटिंग अधूरा है। Which of the following should be prepared to ensure that no important accounting matter get omitted during the audit file? बेटा इनमें से आपको बताना है कि क्या तैयारी किया जाता है, नो इम्पोर्टेंस अकाउंटिंग मैटर गेट ऑमिटेड ड्यूरिंग द ऑडिट। बेटा ऑडिटर जब वो तैयार करता है तो वो चाहता है कि ऑडिट का काम करते वक्त कोई भी चीज ना छूटे, तो वो सबसे पहले ऑडिट प्रोग्राम बनाता है, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम का मतलब ही होता है कि ऑडिट करते वक्त कुछ छूटे नहीं। अब आते हैं ब्रांच ऑफ न्यू ऑडिट, इवोल्यूशन ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द प्रिवेंशन ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को बचाने के लिए कौन ऑडिट आएगा? तो आपको याद होगा सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट का मेन काम है इन्वायरमेंट को बचाना। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करना? नहीं, ये तो हम लोग का कॉस्ट ऑडिट का काम है। ऑर्गेनाइजेशन इवुलेट द, हाँ ये उसका काम है। कॉस्ट ऑडिट इम्प्लीमेंट इन द ईयर, कॉस्ट ऑडिट कब लागू हुआ था? 1965 में। मैनेजमेंट ऑडिट अपना रिपोर्ट किसको देगा? मैनेजमेंट ऑडिट का रिपोर्ट सबमिट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा या कौन होगा, ये हमको बताना होगा। तो मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट इज सबमिट टू द, मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट जो होगा वो सबमिट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। मैनेजमेंट ऑडिट सबमिट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, किसको सबमिट किया जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। परफॉर्मेंस ऑडिट का दूसरा नाम क्या है? परफॉर्मेंस ऑडिट का दूसरा नाम है इफिशियंसी ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट का दूसरा नाम है इफिशियंसी ऑडिट। उसके बाद है बच्चों सोशल ऑडिट जो इंडिया में आया है, क्या वो जरूरी है, कंपलसरी है? नहीं, सोशल ऑडिट लाया गया सिर्फ इकोसिस्टम को मेजरमेंट करने के लिए, इसलिए ऑप्शनल है। कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इवोलेटेड बाई, देखो देश में रोजगार ज्यादा बढ़े इसके लिए कौन ऑडिट लाया गया? तो फिर सोशल ऑडिट, क्योंकि इससे समाज की तरक्की हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट का कौन एडवांटेज नहीं है? तो मैनेजमेंट ऑडिट का कौन एडवांटेज नहीं है? चलो ये एडवांटेज है, ये है कॉस्टली सिस्टम। अच्छा, मैनेजमेंट ऑडिट में खर्चा ज्यादा लगता है इसीलिए इसका डिसएडवांटेज है। अनफेयर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन कैन बी प्रिवेंट, सोशल ऑडिट, क्योंकि यह पता चल रहा ऑर्गेनाइजेशन के गलत काम को रोकने के लिए किसको लाया जाएगा? सोशल ऑडिट। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द हैंडीकैप एम्प्लॉय बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज डन बाय, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के साथ गलत व्यवहार करेगा तो सोशल ऑडिट। और कोई ईयर में आया नहीं है तो इसको डिस्कस नहीं करो, आगे चलो।
बिफोर कमिटमेंट ऑफ न्यू ऑडिट, अगर हम नया ऑडिट का काम शुरू करते हैं तो पहला हमारा ड्यूटी क्या होता है? पहला हमारा ड्यूटी होता है कि हम अपॉइंटमेंट लेटर को कलेक्ट कर लें। कॉस्ट ऑडिट कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखना। ऑडिट वर्क, एज ए पार्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट वर्क द ऑडिटर प्रिपेयर, ऑडिटर को क्या बनाना पड़ेगा बेटा अपना काम शुरू करने के लिए? ऑडिट प्रोग्राम। एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट बिफोर द कमिटमेंट ऑफ ऑडिट इज कंपलसरी बेटा। अगर आप किसी का ऑडिट करने जाएंगे तो पहले हमको तो जो लेटर मिलेगा उसको एक्सेप्ट करेंगे तभी तो हम कर पाएंगे। ऑडिट फाइल के तरह की होती है? दो तरह की होती है, टेम्पोररी और परमानेंट ऑडिट फाइल। ऑडिट प्रोसीड्यूर इज आल्सो नोन एज सिलेक्टिव वेरिफिकेशन। सिलेक्टिव ऑडिट प्रोसीड्यूर को हम लोग कहते हैं सिलेक्टिव वेरिफिकेशन। वो कौन होगा? तो ऑडिट प्रोसीड्यूर में हम लोग सिलेक्टिव वेरिफिकेशन करते हैं, टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग में हम लोग सिलेक्टिव ट्रांजेक्शन का ही चेकिंग करते हैं बच्चों। ये गलत दिया हुआ है। सिलेक्शन ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, देखो वही वाला चीज यहाँ पर ही आ गया। अब जब लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन का चेकिंग करते हैं तो वो कहलाता है टेस्ट चेकिंग। हु हैज द राइट ओवर द ऑडिट डॉक्यूमेंट, ऑडिट डॉक्यूमेंट का राइट किसके पास होगा? तो ऑडिटर होगा, ऑडिटर इसके मालिक होंगे। हु हैज द राइट ओवर द डॉक्यूमेंट? ऑडिटर। हु हैज द राइट ओवर द ऑडिटर ऑडिट डॉक्यूमेंट, ऑडिट डॉक्यूमेंट का राइट किसके पास होगा? ऑडिटर के पास होगा। गधा लिख रहा है गवर्नमेंट। टेस्ट चेकिंग, टेस्ट चेकिंग कहाँ पर बच्चों होता है? जहां ट्रांजेक्शन ज्यादा होगा, जहां ट्रांजेक्शन ज्यादा होगा बच्चों वही पड़ी होगा। तो ए नंबर। नहीं, सॉरी सॉरी, जहां पड़ी कुछ ट्रांजेक्शन को सिलेक्टिव ट्रांजेक्शन, सॉरी बच्चों, बी नंबर ही होगा। टेस्ट चेकिंग का काम उस ट्रांजेक्शन के लिए होगा जहां पड़ी ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट किया जाएगा। ऑडिट फाइल में, परमानेंट ऑडिट फाइल में हम किसको नहीं रखते हैं? तो ऑडिट फाइल में हम ये सभी रखेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हंसने की बात है कि नहीं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑडिटर थोड़े रखेगा, ये तो कंपनी का है, ये तो कंपनी रखेगा। तो इसीलिए ऑडिट मेमोरेंडम, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिपेयर स्टेप बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट वर्क? ऑडिट वर्क शुरू करने से पहले ऑडिटर का इसमें से कौन सा काम नहीं है? कलेक्शन ऑफ लेटर है, रिपोर्ट को सबमिट करना, सब कुछ है, लेकिन स्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट जो है यही सही आंसर है। इसमें से कौन ऑडिट वर्किंग पेपर का हिस्सा नहीं है? इसमें ऑडिट वर्किंग का पेपर का हिस्सा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होगा, लिस्ट ऑफ डेटर होगा, ट्रायल बैलेंस होगा, लेकिन जो इम्प्लॉई है इसका हिस्सा तो कंपनी के पास होगा, ऑडिटर के पास थोड़े होगा इम्प्लॉय की जानकारी। ऑडिट वर्क distribution according to the efficiency experience of assistant is done through the audit program। क्योंकि बेटा ऑडिट प्रोग्राम के जरिए ही ऑडिटर अपना काम का शुरुआत करता है। Which of the following are the advantage of management audit? All of this। कॉस्ट ऑडिट का सेक्शन, कॉस्ट ऑडिट जो है कंपनी एक्ट के सेक्शन 2013 में किसमें डिफाइन किया गया? 223 बी। ये सेक्शन याद रखिए। और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, ये तो आपको याद है। ऑडिट फाइल, ऑडिट डॉक्यूमेंट का राइट किसके पास होगा? तो ऑडिटर के पास होगा। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, इंक्वायरी अबाउट द रीजन नॉट रीअपॉइंटिंग द प्रिवेंशन द ऑडिटर इज, यानी कि बोलना बेटा ऑडिट काम शुरू करने से पहले इंक्वायरी अबाउट द रीजन फॉर नॉट रीअपॉइंटेड, उसको रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा प्रीवियस ऑडिटर को। क्या ये जरूरी है? हाँ, जो एक बार ऑडिट कर लेगा दोबारा उसको ऑडिट नहीं किया जाएगा, उसकी जगह दूसरा रखा जाएगा। टेस्ट चेकिंग का मतलब क्या है? सभी ट्रांजेक्शन को चेक करना नहीं, उसके लिए ट्रांजेक्शन का सिलेक्शन होगा, सिलेक्टिव ट्रांजेक्शन।
जनरली ऑडिट वर्किंग पेपर जो है किसके पास होनी चाहिए? ऑडिटर के पास। रूटीन चेकिंग का मतलब क्या है? रूटीन चेकिंग कौन मेथड है? मॉडरेट, कन्वेंशनल या कन्वेंशनल? कन्वेंशनल मेथड है। इनमें से कौन ऑडिट का स्टेप में नहीं आता? सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ये आता है कि नहीं? ये बिफोर कमिटमेंट ऑफ ऑडिट। कलेक्टिव अपॉइंटमेंट लेटर, एक्सेप्टेंस आता है, सबमिशन आता है, स्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट, ये है सी नंबर। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ बिफोर, और हमको रिपोर्ट कब जमा करना होगा? जब हम लोग बच्चे ऑडिट का काम कर लेंगे तब। इसीलिए ऑडिट रिपोर्ट बिफोर नहीं होता है, आफ्टर होता है। लिमिटेशन ऑफ रूटीन चेकिंग इज दैट मैकेनिकल, टाइम टेकिंग, इनकम्प्लीट या एक्सपेंसिव। कौन सा है लिमिटेशन? बताइए रूटीन चेकिंग का। रूटीन चेकिंग सबसे पहला वो है एक्सपेंसिव होता है बच्चों, ये गलत है। डिसएडवांटेज पूछ रहा है तो बहुत ज्यादा खर्चा लगता है इसमें। जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऑडिटर जो है वो अपना एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर किसको देगा? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। Which of the following document is not kept in the permanent audit file? Article of association, audit program, accounting method, information। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये तो कंपनी के पास होगा। Which of the following is considered the feature of valid voucher? एक वाउचर के अंदर सभी होना चाहिए। इट इज नॉट अ इंटरनल वाउचर। इसमें इंटरनल वाउचर कौन नहीं है? तो बैंक स्टेटमेंट। याद रखना, बैंक स्टेटमेंट एक्सटर्नल वाउचर है। वाउचर कैन बी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। वाउचर जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट करेगा सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन के लिए। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द डेट ऑफ रिलेटेड वाउचर, ये दोनों एक नहीं होगा, ये दोनों डिफरेंट होगा। फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल वाउचर, आपको याद होगा बैंक स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाउचर? इसमें वाउचर कौन सा नहीं है? कैशबुक भी है, बिल भी है, पे स्लिप भी है, चालान नहीं है। ट्रांजेक्शन जो है प्रॉपर एविडेंस है, सपोर्ट टू इज नॉट अ चेक बाई। Whether your transaction is a proper evidence in support of it not to be checked by test checking. Which following is the internal voucher? Internal voucher all of these है, खाली बैंक स्टेटमेंट को छोड़कर वो एक्सटर्नल है। For vouching the cash received from debtor, which of the following document is necessary? अगर डेटर से मेरे को पैसा मिलेगा तो इसमें से कौन सा मेरे लिए सबसे जरूरी है? तो रिसीव होना चाहिए, इसमें है ही नहीं, तो नन ऑफ दिस। एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल वाउचर बैंक स्टेटमेंट। Examination of documentary evidence to the establish the authenticity entry in the books of account is called। इसमें बाउचिंग होगा क्योंकि बाउचिंग के जरिए ही सब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। रिसीव इज द टाइप ऑफ, कौन सा बाउचर है रिसीव? तो रिसीव इंटरनल बाउचर है। कॉपी ऑफ रिक्विजिशन इज अ बाउचर रिलेटेड टू द विच ट्रांजेक्शन। कॉपी ऑफ रिक्विजिशन, रिक्विजिशन का मतलब परचेज होता है बेटा, तो इसका ताल्लुक परचेज से होगा। वाउचर विच इज प्रोड्यूस विद द ओरिजिनल वाउचर इज नॉट अवेलेबल। कोलेट्रल बोलते हैं इसको बेटा, जहां पर ओरिजिनल वाउचर हेरा जाता है तो उसकी जगह आप दूसरा वाउचर देते हैं। द वाउचर कैन बी यूज एज ए सपोर्टरी डॉक्यूमेंट फॉर ट्रांजेक्शन, वन ट्रांजेक्शन। द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द डेट ऑफ करॉस्पॉन्डिंग वाउचिंग, दोनों सेम होगा? नहीं, दोनों डिफरेंट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल वाउचर? एक्सटर्नल वाउचर यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाउचिंग? ऑल ऑफ दिस। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर रिलेटेड टू द काउंटर फोलियो ऑफ रिसीव, आ गया। तो बच्चों ये जितना ईयर का है इसको एक बार देख लीजिए अच्छा से। आई होप
ये आपके एग्जाम में आ जाए। बेस्ट ऑफ लक।